हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूपीएसआई की जो गागर में सागर की ये बुक है 2026 की यूपीएसआई की, इसका जो है हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, बहुत कमेंट आ रहे थे कि जो सर जो है यूपीएसआई का जो है गागर में सागर जो है बुक का सोल्यूशन कराइए, तो उन्हीं जो है कमेंटों को मैंने जो है देखा है और जो है आज जो है वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हिंदी करेंगे, उसके बाद जीएस करेंगे, फिर मूल विधि करेंगे, मैथ्स करेंगे, रीजनिंग करेंगे, कंप्लीट जो है सभी जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो बच्चे जो बुक को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि हर बुक को हर विद्यार्थी नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो अपने चैनल में जो बहुत तरीके की जो बुकों का जो सोल्यूशन फ्री में मिल रहा है, तो उन बच्चों तक भी जो प्लेलिस्ट भेजिए, चैनल मतलब का लिंक भेजिए, तो उनको भी जो है प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों एक बात और है, यदि आप जो है हमें जो थैंक्स मतलब बोलना चाहते हो, या फिर जो है जो भी आप मतलब अपने हिसाब से अगर करना चाहते हो थैंक्स के रूप में, तो आप मेरा एक चैनल है काव्या डिजिटल टिप्स 8.0, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काव्या डिजिटल टिप्स 8.0, ठीक है, काव्या डिजिटल टिप्स 8.0 को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हो सकता है आगे चल के अगर इस चैनल में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उस चैनल में जो है कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, जिससे कि आगे चल के अगर इस चैनल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, तो मैं उसमें जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदी में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भाषा का विकास, उपभाषा एवं बोलियाँ। एक जो है सिस्टर का जो है कमेंट बहुत आ रहा था कि जो है साहित्य का कराइए सर, जो है मतलब साहित्य का कंप्लीट करा दीजिए। तो उनको मैं बता दूं कि अपने चैनल में 3 बुकों का जो है सोल्यूशन हो गया है। एक जो है आदित्य हिंदी की बुक का, उसमें भी साहित्य बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। यूनिवर्सल हिंदी बुक, उसमें भी साहित्य बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है। और यूथ कंपटीशन की जो अभी जल्दी ही, उसमें भी हम लोग साहित्य का एक ही वीडियो में डिस्कस किया है, तो उससे बाहर नहीं जाएगा। आप जो है टेंशन मत लीजिए, तीनों बुक का साहित्य का अच्छे से पढ़ लीजिए, गारंटी है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन मिल जाए तो। ठीक है, बस उनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मतलब छोड़ना नहीं तो फिर बोलोगे नहीं आया। तो उसके बाद अगर आप बोलोगे तो एक एग्जामपुर की भी हमारे पास है, उसमें साहित्य के कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। और इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में। चूंकि भारत प्राचीन देश है, अतः यहाँ लोग भिन्न भिन्न कालों से भिन्न भिन्न भाषाएं पढ़ते एवं लिखते आए हैं। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसका उपयोग ऋषि मुनियों एवं कवियों द्वारा किया गया है। संस्कृत को आर्य भाषा, जिसका जो उपयोग ऋषि मुनियों एवं जो कवियों द्वारा किया गया है, रिपीट हो गया है, या देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है, जो लगभग 3500 यानी 3500 वर्ष प्राचीन है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है, जो कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत को 3 कालों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका जो काल की बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा काल, ये जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और आधुनिक आर्य भाषा काल की बात करें तो ये जो 1000 ईस्वी से आज तक माना जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत एवं जो है लौकिक संस्कृत भाषाएं आती हैं। वैदिक संस्कृत का जो प्रयोग वेदों, उपनिषदों, आरण्यकों, ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है। यह 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक की भाषा है। वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा विकसित हुई उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। संस्कृत के कवियों वाल्मीकि, व्यास, श्रीहर्ष, कालिदास, बाणभट्ट, भारवी आदि ने अपने ग्रंथ इसी भाषा में लिखे हैं। लौकिक संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, शब्दावली की दृष्टि से वैदिक संस्कृत से भिन्न है।
अगला जो है जो सेकंड नंबर हेडिंग है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन जो है भारतीय आर्य भाषाएं की बात करें तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 जो है भाषाएं हैं। पहले कौन सी है? पाली है, जो कि 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है मानी जाती है। प्राकृत की बात करें तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश की बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अगला है पाली, जो है बौद्ध धर्म की भाषा है। पूछा जाएगा जो है बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, तो पाली है। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थ्योरी बेस में यहाँ पे पढ़ लीजिए। जबकि प्राकृत जैन धर्म की, प्राकृत किसकी है? जैन धर्म की है। प्राकृत का जो प्रयोग है संस्कृत नाटकों में अधम पात्रों के द्वारा भी कराया गया है। अपभ्रंश के कई क्षेत्रीय भेद थे जिनसे हिंदी तथा अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इस विवेचन से स्पष्ट है कि आर्य भाषाओं का विकास निम्नलिखित क्रम में हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद जो है पाली, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आए, फिर हिंदी एवं अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भाषाएं के बारे में। तो आधुनिक भाषाएं की बात करें तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो इतिहास दीर्घकालिक है। इसके आरंभ का वस्तुतः कोई निश्चित समय नहीं है तथा विद्वानों में इस पर पर्याप्त मतभेद हैं। फिर भी अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम इसका जो आरंभ प्रथम शताब्दी ईस्वी से मान सकते हैं। या आधुनिक हिंदी का जो विवरण इस प्रकार से है, आप यहाँ पे देख सकते हो। भारत में 2 परिवारों की भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं, आर्य परिवार की जो भाषाएं एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं। आर्य परिवार की जो भाषाएं उत्तर भारत में तथा दक्षिण परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, असमिया आदि हैं। भारत की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है, संस्कृत नहीं है। ठीक है। अगला है हिंदी का विकास सामान्यतः बात करें तो 1000 ईस्वी के आसपास हुआ, अर्थात हिंदी अब से लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। नेक्स्ट है दोस्त यहाँ पे द्रविड़ भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, जिनका जो क्षेत्र इस प्रकार है। तेलुगु ये आंध्र प्रदेश की भाषा, तमिल ये तमिलनाडु की, कन्नड़ कर्नाटक की है और मलयालम केरल की है। अगला देखेंगे हिंदी की जो है बोलियां वर्गीकरण तथा क्षेत्र की बात करेंगे अब हम लोग। तो हिंदी की 5 जो है उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और जो 18 बोलियां हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप एक तरफ दिया गया है और एक तरफ उपभाषाएं दिया गया है और एक तरफ बोलियां दिया गया है। सौरसेनी अपभ्रंश, ये जो है अपभ्रंश का जो क्षेत्रीय रूप है, इनकी जो उपभाषा क्या है, तो पश्चिमी हिंदी है। सौरसेनी अपभ्रंश की जो उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी है। और इसमें बोलियां कौन कौन सी आती हैं, तो खड़ी बोली यानी कौरवी वो बोलते हैं, ब्रज भाषा भी आती है, बुंदेली भी आती है और कन्नौजी भी आती है और हरियाणवी भी आती है और बांगरू को भी, हरियाणवी को भी बांगुरी कहते हैं। हरियाणवी जो बोली है इसको जो है बांगरू के नाम से भी जानते हैं। अगली जो अपभ्रंश क्षेत्रीय रूप है अर्धमागधी अपभ्रंश। इसका जो उपभाषाएं की बात करें तो ये पूर्वी हिंदी में आता है। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है ये पूर्वी हिंदी इसकी जो उपभाषा है। और बोलियां की बात करें तो अवधी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी, ये सभी जो है बोलियां हैं। सौरसेनी अपभ्रंश की बात करें तो इसकी जो उपभाषा है राजस्थानी हिंदी है उपभाषा सौरसेनी अपभ्रंश की। और बोली की बात करें तो मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है, मालवी, ये सभी जो है राजस्थानी हिंदी यानी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं बोलियां। खस अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित इसकी बात करें तो इसकी जो है उपभाषा का नाम है पहाड़ी हिंदी। और बोली गढ़वाली है, कुमाऊनी है और मलयाली है। इसको जो है हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है। मागधी अपभ्रंश की जो उपभाषा है ये बहुत पूछी जाती है, बिहारी हिंदी है। मागधी अपभ्रंश की बिहारी हिंदी है।
उपभाषा। और बोली की बात करें तो मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, ये तीनों जो है भाषाएं बोली है किसकी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं मागधी अपभ्रंश में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की उपभाषाओं के बारे में। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, एक तरफ बोलियां और बोली क्षेत्र दिया गया है। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो जो पश्चिमी हिंदी है, इसको जो है खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, और ये अन्य नाम इसका क्या क्या है, तो कौरवी है और सरहिंदी है, हिंदुस्तानी है, एनसीआर क्षेत्र में यह है। ब्रजभाषा की बात करें, अन्य जो नाम है अंतर्वेदी है, और ये मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर, अलवर में बोली जाती है जो है ब्रजभाषा। बांगरू जो बोली है, ये जो है अन्य नाम इसका है हरियाणवी भाषा भी कहते हैं, और ये रोहतक और हिसार में बोली जाती है बांगरू बोली। बुंदेली बोली की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है, झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, विदिशा हो गया, होशंगाबाद और ग्वालियर में जो है ये बोली जाती है। कौन सी बोली, बुंदेली बोली। और अगली कन्नौजी जो बोली है, ये कन्नौज में बोली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर पूर्वी हिंदी की बात करें तो ये अवधी, ये अयोध्या और रायबरेली में बोली जाती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली भी आती है, ये जो है रीवा में बोली जाती है, और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भी आती है पूर्वी हिंदी में, और ये रायपुर में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो इसमें जो है जयपुरी, मेवाती, मालवी आती है। जयपुरी की बात करें तो जयपुर की बोली है, मेवाती की मेवात की है, मालवी की उज्जैन में बोली जाती है। मारवाड़ी की बात करें तो जोधपुर और बीकानेर हो जाएगा। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो गढ़वाली, टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है। कुमाऊनी ये नैनीताल अल्मोड़ा की भाषा है। कुल्लुई की बात करें तो मंडियाली यानी मंडी, हिमाचल प्रदेश की जो है भाषा है। अगला दोस्त थोड़ा सा धुंधला है, इसको मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ पढ़ते जाइए, ठीक है। बिहारी हिंदी बहुत पूछता है, तो बिहारी हिंदी लिखा हुआ है, इसके अंदर तो मगही आता है, भोजपुरी आती है और मैथिली आती है। मगही में पटना हो गया, गया यहाँ की बोली है, और भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, यानी मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। मैथिली की बात करें तो दरभंगा और मुंगेर में ये भाषा बोली जाती है। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे यहाँ पे, तो महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग पहला देखेंगे हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। दोस्तों थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, मैं भी समझता हूं, क्योंकि मुझे धुंधला दिख रहा है पीडीएफ में, तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसी से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है मैनेज कर लीजिए, क्वालिटी में हाई ही रखूंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत दिख जाए। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी है। खड़ी बोली का जो है एक अन्य नाम अगर पूछा जाए तो कौन सी है, कौरवी है। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है, और जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियां आकार बहुला हैं। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला हैं। अवधी उत्तर कोसल की बोली है। अवधी जो है उत्तर कोसल की बोली है। छत्तीसगढ़ी दक्षिण कोसल की बोली है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना है। भीली जो बोली है राजस्थान यानी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश की बोली है। अगला दोस्तों है हिंदी दिवस, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये तीनों डेट याद रखना। हिंदी दिवस कहे तो 14 सितंबर, अगर विश्व हिंदी दिवस बोले तो 10 जनवरी, अगर अंतर्राष्ट्रीय जो है मातृभाषा दिवस बोले तो 21 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 343 में क्या है, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा वर्णन 343 में है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी, ऐसा अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अनुच्छेद 344 की बात करें तो राजभाषा के संबंध में जो है आयोग और संसद की जो समिति का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा
या राजभाषाएं का जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य या राज्य और संघ के बीच पत्रादि का राजभाषा का वर्णन किया गया 346 में। अनुच्छेद 348 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 348 में किया गया है। अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान 350 का में है। अनुच्छेद 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार का वर्णन किया गया 350 खा में। अनुच्छेद 351 में है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार जो है बढ़ाए। हिंदी बहुरूपी भाषा परिवार का हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी जो है बहुरूपी परिवार की भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब दोस्तों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर तो हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला को, जो कि चैप्टर 2 में है। चैप्टर 2 वर्णमाला को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा कटा हुआ है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसी को आप समझना, ठीक है। पीडीएफ भी ऐसी मिली है, क्या करा जाए दोस्त। तो भाषा की जो है न्यूनतम इकाई, ये लिखा हुआ भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है, ठीक है। भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य है। वाक्य की न्यूनतम इकाई पद या फिर शब्द है, और शब्द की न्यूनतम इकाई अगर पूछा जाए तो वर्ण है। सभी पॉइंट याद रखना। मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण हैं। मूल रूप से अगर पूछा जाए तो हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52 हैं, 52। और वर्णों के इस व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। अगला है वे वर्ण जिनके स्पष्ट उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना हो, अर्थात बिना किसी अवरोध या बाधा के इनका जो उच्चारण होता है स्वर यानी अच कहलाते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अगला है स्वरों का जो वर्गीकरण अगर हम लोग करें तो मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हरस्य या मूल स्वर के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। हरस्य या मूल स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हरस्य स्वर कहते हैं। इनकी जो संख्या 4 होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आ, ई, उ, री। ये बहुत कम जो है इसमें जो है समय लगता है बोलने में, इसीलिए ये हरस्य या फिर मूल स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इससे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ा आ प्लस आ से है, छोटी छोटी ई, ओ से बड़ा ऊ, आ ई से मिलकर बना है, आ ई से ए बना है, आ ए से आई बना है। ये बहुत पूछता है दोस्त। ओ से आ प्लस ओ से ओ बना है, और आ प्लस ओ से औ बना है। अब ये भी पूछेगा सजाती स्वर क्या होते हैं, तो सजाती स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये सजाती स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है आ प्लस आ से मिलकर, आ प्लस आ से मिलकर बना, ई से मिलकर बने, ओ से मिलकर, इसीलिए सजाती स्वर है, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग अक्षर से मिलकर बने ना, इसलिए इसको जो है विजातीय स्वर भी बोलते हैं, या फिर संयुक्त स्वर भी बोल देते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। यानी जो सजाती स्वर की जो संख्या 3 है, और जो विजाती यानी संयुक्त स्वर भी बोलते हैं जिन्हें, उनकी संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। एक एक पॉइंट में अच्छे से पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। लुप्त स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों की अपेक्षा तेगुना समय लगता है, मतलब बहुत देर से बोलने में लगता है, उन्हें पुलुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम, है ना, ऐसे जो है जब बोलते हैं तो बहुत टाइम लगता है, ओम, ठीक है, ऐसे राम, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसे पुलुप्त स्वर की श्रेणी में रखा जाता है।
और हालांकि मानक जो हिंदी में दो ही स्वरों यानी हर्ष व दीर्घ को ही मान्यता प्राप्त है। पूछा जाए कि जो है मानक हिंदी की बात करें तो दो ही स्वर है, ठीक है, उसमें मानक हिंदी में हर्ष और दीर्घ, पुलिप्त उसमें नहीं रहता है। अगला है जीभ की ऊंचाई यानी मुंह के खुलने के आधार पर अगर पूछा जाए तो पहला होता है विवृत्त। अब विवृत्त में क्या होता है, बड़ा। अर्धविवृत्त में आए, आओ, आ। संवृत्त में ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ आता है। अर्ध संवृत्त में ए, ओ। ये सभी याद रखना दोस्त, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विवृत्त इसमें स्वर कौन सा है, तो विवृत्त आप इसको 9 आंख में से देख करके माइंड में सेट कर लीजिए। विवृत्त में बड़ा आ आएगा। अर्धविवृत्त में आए, आओ, आ। ये सभी अर्धविवृत्त हैं। संवृत्त की बात करें तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये संवृत्त है। और अर्ध संवृत्त की बात करें तो ए, ओ, ये अर्ध संवृत्त हैं। अगला है 21 नंबर, सॉरी यहाँ पे तीसरा है दोस्तों जीभ के उत्थापित ऊपर उठे हुए भाग के आधार पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अग्र स्वर होते हैं, जिसमें अग्र स्वर में यानी जीभ के जो आगे वाले भाग से बोले जाते हैं ई, ए, आए। ये सभी जो है जीभ के अग्र स्वर से मतलब कहलाते हैं। और केंद्रीय या मध्य स्वर की बात करें तो आ। और पश्च स्वर क्या कहलाते हैं, जीभ के अनुसार अगर देखें तो आ, ओ, ओ, आओ। ये सभी जो है जो जीभ है ना, इसके पिछले जो है हिस्से से बोला जाता है, पश्च स्वर इसीलिए बोले जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको जब बोलोगे ना तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेंगे, ठीक है। अगला है चौथा नंबर है ओंठ की स्थिति के आधार पर अगर हम लोग देखें, अभी तक हम लोग ने किसके आधार पर देखा है, जीभ के अनुसार। जब कोई वर्ड हम बोलते हैं तो जीभ हमारी जो आगे पीछे से कैसे जो है शब्दों का उच्चारण होता है उस टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। अब ओंठ के जो है स्थिति के अनुसार हम लोग देखेंगे तो पहला है अवर्तमुखी यानी प्रसूत या अवर्तुल। इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो ये आ, ई, ए, आए, ये आते हैं। और वर्तुल या वृत्तमुखी स्वर ये क्या है, उ, ओ, आओ। लेकिन अर्ध वर्तुल या अर्ध वृत्तमुखी स्वर की बात करें तो आ। ये सभी याद रखना दोस्त, अच्छे से पढ़ लेना। एक बार में किसी को नहीं आता है, आप बार बार पढ़ना, रिपीट करना, मन लगा के पढ़ना, आपको ये सभी तैयार हो जाएंगे। जीभ के तनाव के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे, जीभ के तनाव के आधार पर हम लोग देखेंगे तो पहला है शिथिल। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, आ, ई, उ, ये क्या है, शिथिल वर्ड है। कठोर की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो कंठ है। कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, आहा, आ और आहा, ठीक है। तालव्य की बात करें तो छोटी बड़ी। मूर्धन्य की बात करें तो री। ओष्ठ की बात करें तो छोटा ऊ बड़ा ऊ। अनुनासिक की बात करें तो अंग आंग मतलब बड़ा अंक चंद्रबिंदी। अनुस्वार के अंग। कंठ तालव्य की बात करें तो ए, आए। और कंठोष्ठ ओ, औ। ये सभी जो है याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण की बात करेंगे यहाँ पे अब हम लोग, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के संभव नहीं होता व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं तथा इनमें जो है छोटा स्वर छुपा रहता है। हिंदी वर्णमाला से स्वरों को निकाल देने पर शेष जो वर्ण व्यंजन है, व्यंजन में आ स्वर इस प्रकार होता है, जैसे का है तो आधा का प्लस आ, घा है तो आधा घा प्लस आ। दोस्तों अगर कोई अक्षर ऐसे लिखा हुआ है इसके नीचे अगर हम ऐसे करते हैं तो वो आधा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे घा घड़ी है तो घा घड़ी जो है आधा घा प्लस आधा घा प्लस आ से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला है अगर इनसे स्वर आ को निकाल दें तो व्यंजन हलंत के रूप में हो जाते हैं। अगर इनसे स्वर जैसे कि
जो है का, खा, गा, घा इत्यादि। स्वर वर्ण स्वतंत्र अथवा तथा जो है व्यंजन वर्ण स्वरों पर आधारित होते हैं। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 है। नोट पॉइंट में देखेंगे, अगला नोट पॉइंट में देखेंगे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार वर्तमान में व्यंजनों की कुल संख्या 40 है। विशिष्ट व्यंजन आप यहाँ पे देख सकते हो, र। हिंदी वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में र वर्ण को स्थान दिया गया है। व्यंजन की निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा स्थान जो है कि स्पर्श की सहायता से होते मतलब बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, उन्हें नहीं। ये व्यंजन अलग अलग उच्चारण स्थान होने के कारण जो कई वर्ग में बटी हैं। वस्तुतः हम इन्हें जो है वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में पांच जो है व्यंजनों के जो है 5 वर्ग बना लिए गए हैं, जो का, चा, टा, ता, पा वर्ग में विभक्त हैं। अतः स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है 25 है, जो निम्नलिखित है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो का वर्ग जब भी अगर हम आगे बोले तो आप तुरंत समझ जाइए, का वाली लाइन के जितने भी अक्षर हैं ये सभी का वर्ग कहलाते हैं। और इनका जब उच्चारण करते हैं, जब बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? तो कंठ से उच्चारित करते हैं। कहाँ से? कंठ से। का, खा, गा, घा, अंगा ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है। चा वर्ग की बात करें तो जितने चा वाली लाइन के अक्षर होते हैं ये सभी चा वर्ग कहलाते हैं। चा, छा, जा, झा, इया ये सभी कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो तालु से। ठीक है। तालु यानी जो मुंह के ऊपर वाला जो जहां आप चाय पीते हो तो ऊपर जल जाता है ना, वही तालु है। ठीक है, आपको करना पता हो तो। टा वर्ग क्या है? तो टा वर्ग के जो पूरे अक्षर होते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये सभी टा वर्ग के अक्षर हैं, यानी वर्ण हैं। और ये कहाँ से उच्चारित होते हैं बोलते हैं? तो मूर्धा से, यानी गले के पास के स्थान पर। ठीक है। ता वर्ग क्या है? तो ये ता वाले पूरी लाइन ता, था, दा, धा, ना ये जो है दंत से उच्चारित होते हैं। जब दांत को जीभ में दबाते हो ना तब इसका जो उच्चारण होता है ता, था, दा, धा, ना ये सभी जब दांत से होता है। ठीक है। पावर की बात करें तो जो पावर है ये पावर जो पूरी लाइन है पावर कहलाती है। पा, फा, बा, भा, मा ये जो है ओष्ठ से उच्चारित होता है। जैसे पा, फा, बा, भा, मा जब भी आप बोलोगे तो दोनों जो ओंठ ना ये आपस में स्पर्श करेंगे। और एक बात और यहाँ पे पढ़ना है, ये सभी क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है। स्पर्शी व्यंजन है। टोटल संख्या कितनी है? 25 है, जैसे कि आप पढ़ चुके हो। और ये जो हर वर्ग का, ये सभी जो वर्ग है ना का, चा, टा, ता, हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है, यानी हर वर्ग का 5वां अक्षर जो है ये क्या कहलाता है? तो पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है। ये अनुनासिक होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। स्पर्शी व्यंजन हम लोग पढ़ ही लिए। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं इनको भी जान जाते हैं। ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण जो है जीभ, तालु, दांत और ओठों को जो है सटाने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण जो है स्पर्श नहीं होता है, यानी पूरा नहीं छूता है, बस थोड़ा सा स्पर्श होता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि ये 4 है, या, रा, ला, वा। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। याद रखना, बहुत पूछता है अंतस्थ व्यंजन में। आपको चार ऑप्शन दे देगा, उसी में से पूछेगा कौन सा इसमें से अंतस्थ व्यंजन है, तो आप इनको याद ही कर लीजिए कितने 4 हैं। ठीक है, या, रा, ला, वा। या और वा ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं, ये भी याद रखना। ऑप्शन 4 दे देगा, बोलेगा इसमें से अर्धस्वर कौन सा है, तो आप ये दोनों को याद कर लीजिए। बस तुरंत वहां पे जहां दिखे या और वाह ये अर्धस्वर होते हैं, तुरंत खटाक से आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई बाहर से नहीं लाता एग्जाम में कोई क्वेश्चन। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ना। उस व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जो है घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिन व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि सा, 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 हा, सा, खा, सा, हा।
तो जब ये बोलते हो ना मतलब सा सा मतलब बहुत संघर्ष के साथ वायु निकलती है रगड़ के, ठीक है, तो उन्हें जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उपर्युक्त प्रकारों के अध्ययन से हमें जो है व्यंजन की उत्पत्ति, स्थान, समूह आदि का जो पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है। परंतु इसे हम और सहज बनाने के लिए व्यंजनों का वर्गीकरण जो है उच्चारण के आधार पर भी किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में। व्यंजनों का वर्गीकरण की बात करें तो जो पहला इसमें है उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो स्वर यंत्र यानी मुखी, जैसे काकल्य भी बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। हा कौन सा वर्ण है? काकल्य वर्ण है। या फिर स्वर यंत्र मुखी भी दे देगा, ठीक है। अगर आप काकल्य पढ़े रहोगे और वहां पे ऑप्शन काकल्य ना दे करके स्वर यंत्र मुखी दे दिया तो भी हालत खराब हो जाएगी। तो दोनों याद रखना है, स्वर यंत्र मुखी और काकल्य वर्ण कौन सा है? हा से हल। कंठ क्या होते हैं? तो कंठ जो अभी हम लोग पढ़े ना, का वर्ग के पूरे अक्षर क्या हो गए, कंठ से बोले जाते हैं, तो कंठ वर्ग हो गए, ठीक है। और तालव्य से चा वाली पूरी लाइन, चा छा जा झा इया, और उसके अलावा या और सा, सलीफा वाला सा, ये दोनों भी ऐड हो जाते हैं तालव्य जो है वर्ण में, ठीक है। मूर्धन्य की बात करें तो इसमें जो है मूर्धन्य उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम देखेंगे तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इनका तो मूर्धन्य मतलब मूर्धन्य से जो है ये बोले ही जाते हैं। इनके अलावा कठकोटा वाला सा और रा, इसका भी जब उच्चारण करोगे तो ये मूर्धा से होता है, ठीक है। मूर्धन्य तभी वर्ण होते हैं। दंत की बात करें तो ता वाली पूरी लाइन, ता था दा धा ना, ये तो तावर के पूरे अक्षर हो गए, दंत से बोले जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी 3 अक्षर हैं, कौन कौन से? ला और सा श्रोता वाला, और जा, ये जो है ये जा नहीं है, जा है, जा अंक की बिंदी रखी हुई है, जा, ये सभी दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ की बात करें तो ये पा, फा, बा, भा, मा, ये पा वाले जितना भी वर्ग का अक्षर है सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं। दंतोष्ठ से बात करें तो ये वा और फा, ये फा नहीं है, फा है, फा तो यह है, इसके नीचे बिंदी लगी हुई है यहाँ पे, तो फा है। वा और फा ये दंतोष्ठ जो है वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। वतर से वतर्य, वत्सर्य, ठीक है। वत्सर्य थोड़ा बन नहीं रहा दोस्तों, आप मैनेज कर लेना। ना, सा, ला, रा, जा, ये सभी हैं, ठीक है। अगला है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर या फिर अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, दोनों बात एक ही हैं। इसमें जो बोलेंगे तो स्पर्श और स्पर्श संघर्षी। स्पर्श कौन से हैं? का, खा, गा, घ, और यहाँ पे टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, धा, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, ठीक है। ये जो है स्पर्श और स्पर्श संघर्षी, चा, छा, जा, झा, ये सभी हैं स्पर्श संघर्षी। अगला है ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी की बात करें तो सा, खा, सा, हा, ये सभी जो है ऊष्म संघर्षी कहलाते हैं। पार्श्विक की बात करें तो ला है, ला कैसा वर्ण है? पार्श्विक। लुंठित की बात करें तो बहुत पूछा था, लुंठित भी बोलता है, प्रकंपित भी बोलता है। प्रकंपित व्यंजन बोले या फिर लुंठित व्यंजन बोले तो आपको रा को सही टिक कर देना है। जो रा वर्ड होता है इससे जो है प्रकंपित जो है वर्ण या फिर लुंठित वर्ण भी कहते हैं। पार्श्विक में ला आ जाएगा, ठीक है। ऊष्म संघर्षी में शाखा साहा आ जाएगा। उच्छिप्त में उच्छिप्त या बोले या फिर द्विगुण बोले तो दोनों में डा और ढा, डा और ढा, अढ़ा और ढा, ये जो है उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। अर्धस्वर की बात करें तो अर्धस्वर में या वा, अभी आगे पढ़े थे ना, अर्धस्वर कौन से होते हैं? या और वा। और अंतस्थ कौन होते हैं? तो अंतस्थ में या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। लेकिन अर्धस्वर की बात करें तो या और वा। अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक में दोस्तों जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो पांचवा हर वर्ग का पांचवा अक्षर, मतलब का वर्ग का पांचवा, का, चा, टा, ता, पा के सभी वर्ग के जो पांचवा अक्षर होता है ना, वो सभी अनुनासिक से बोला जाता है। जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सभी तो है पांचवा अक्षर हर वर्ग का, ठीक है। वर्ग आप समझ रहे हो ना? का वाला पूरी लाइन, का, चा, टा, ता, चा वाली पूरी लाइन, का, चा, टा, ता, पा, ये सभी जो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा जो हेडिंग है यहाँ पे है उच्चारण यानी प्रयत्न, वाह्य प्रयत्न के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो घोष और सघोष होता है। बहुत पूछता है क्वेश्चन इससे कि घोष वर्ड कौन सा है, अघोष वर्ड कौन सा है, तो इसका आज हम लोग जो पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो घोष और अघोष जो होता है दोस्त, यहाँ पे जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में जो है टकराने से मतलब टकराती हैं और झंकृत उत्पन्न करती हैं, झंकृत में समझ रहे हो ना, वे घोष वर्ड कहलाते हैं। कंपन, जिसे कंपन बोलते हैं, है ना। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये वर्ग ऐसे ऐसे जो अभी हम लोग पढ़े ना, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, तीसरे का मतलब जैसे का, खा, गा, तो कौन, यह तीसरा अक्षर आया ना, ये पहला दूसरा तीसरा, तो प्रत्येक वर्ग के जो है तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन, यानी तीसरे पूरी नीचे तक लाइन, तीसरे चौथे और पांचवें जितने भी हैं अक्षर हैं हर वर्ग का, वो सभी जो है क्या होता है, घोष या सघोष होते हैं। तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन सभी स्वर भी और द्विगुण व्यंजन भी और यारा लावा तथा हा ये घोष वर्ण कहलाते हैं। अब ये इनको हम लोग समझते हैं। का वर्ग से अगर हम लोग देखेंगे तो जो का वर्ग का जो तीसरा कौन सा अक्षर है, घा, तीसरा चौथा कौन सा है, घा, पांचवा कौन सा है, अंगा, ठीक है। चा वर्ग में इसी तरह से सभी वर्ग के तीसरा और चौथा और पांचवा जो है सभी जो व्यंजन हैं ये क्या कहलाते हैं, घोष और सघोष कहलाते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि सभी जो स्वर होते हैं, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और द्विगुण व्यंजन आप अभी पढ़े थे ना, द्विगुण डा और ढा, अढ़ा और अढ़ा, वो भी जो है अड़ा और अढ़ा, वो ये भी जो है सभी जो है द्विगुण व्यंजन में आते हैं, सॉरी यहाँ पे द्विगुण व्यंजन में आते हैं। ये कहाँ, घोष और सघोष वर्ण कहलाते हैं। यारा लावा भी सभी जो है घोष में आएंगे, ठीक है, तथा हा भी जो है घोष वर्ण कहलाते हैं। सभी याद रखना, अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। अगला है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मजबूताई आपकी हो जाएगी पढ़ाई में। अघोष अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखो सघोष बोलो या फिर घोष बोलो, दोनों एक ही बात है, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अघोष। अघोष की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, अर्थात केवल श्वास की सहायता हो, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा सा, खा, सा अघोष वर्ण है। अब ये क्या है, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण यानी जो ऐसे ऐसे वर्ग होते ना, दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का जो है प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण दोनों क्या होते हैं, जो है अघोष होते हैं। अब पहला वर्ड और दूसरा वर्ड क्या है, तो जैसे का वाले में आप देखोगे तो का पहला वर्ड है ना, खा दूसरा वर्ड है, चा वाले में चा, छा, टा में टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये सभी जो है क्या है, अघोष है। क्या है, अघोष हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है सा, खा, सा सरोता वाला और सा सलीफा वाला, खटकोटा वाला, ये भी सभी अघोष वर्ण होते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। अगला अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथी हेडिंग के बारे में, जो कि है प्राणता के आधार पर। प्राणता क्या है, तो प्राण मतलब जो वायु होती है ना, उसके आधार पर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो दो पार्ट होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इनको भी हम लोग समझते हैं। तो अल्प प्राण क्या है, तो अल्प प्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, मतलब बहुत कम वायु की आवश्यकता पड़ती है बोलने में, तथा हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण, फिर वही बात याद रखना है, प्रथम यानी का, प्रथम और तृतीय, हर वर्ग का तृतीय अक्षर, हर वर्ग का तृतीय अक्षर और पंचम, ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम लोग देखेंगे तो अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं।
अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? अल्प प्राण। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन भी क्या होता है? या, रा, लावा, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसीलिए पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। और सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, सभी का उच्चारण कहाँ से होता है? अल्प प्राण से होता है, ठीक है। और इसके अलावा अडा अल्प प्राण में आता है। कुल कितने वर्ण अगर पूछे जाए अल्प प्राण में है, तो यानी अल्प प्राण कितने वर्ण कहलाते हैं? तो 31 वर्ण है टोटल अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे महाप्राण की बात करेंगे। तो महाप्राण में वही बात करना है। महाप्राण में क्या होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। अल्प प्राण में अल्प मतलब कम, और महाप्राण में महा मतलब ज्यादा, जिसमें जो है ज्यादा वायु यानी अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, उसे महाप्राण कहते हैं। तथा हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है ना, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण, जैसे कि अब द्वितीय जो वर्ण होता है, हर वर्ग का द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण। अब ये क्या है? तो यानी का वर्ग जैसे है, तो उसमें दूसरा वर्ण कौन सा? खा, का, खा, गा, घा, यानी चौथा और दूसरा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। आप इनको अच्छे से याद रखना। अल्प प्राण में क्या है? तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण में क्या है? दूसरा, चौथा, ये महाप्राण के वर्ण होते हैं। इसके अलावा भी पूछा जाए तो ऊष्म व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो भी महाप्राण में आता है। अब ये क्या है ऊष्म व्यंजन? तो सा, खा, सा, हा, सॉरी यहाँ पे दो सा, खा, सा, ठीक है, हा नहीं है। तथा डा, उसमें क्या था? अल्प प्राण में ये वाला था, ठीक है, और इसमें क्या है? ये वाला है, अडा और अडा महाप्राण है। टोटल अगर पूछे महाप्राण में कितने वर्ण होते हैं, तो 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं दोस्त। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अनुस्वार एवं अनुनासिक के बारे में। अनुस्वार एवं अनुनासिक की बात करें तो सामान्यतः हम कई बार जो है अनुस्वार, ये जो अंक बिंदी है इसे अनुस्वार बोलते हैं, और अनुनासिक की बात करें तो जो चंद्र बिंदी को अनुनासिक बोलते हैं, को लेखन शैली जैसा लिख देते हैं, जो कि व्याकरण या उच्चारण की दृष्टि से उचित नहीं है। अनुनासिक और अनुस्वार की ध्वनि कुछ हद तक समान होती है, परंतु ध्वनि वास्तविकता में एक दूसरे से अलग है। इसलिए अनुस्वार और अनुनासिक प्रयोग लेखन शैली में अत्यधिक सावधानी से करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है, जैसे कि चांद, चांदनी, चिड़िया, गांव, आंसू आदि। वहीं अनुनासिक के विपरीत अनुस्वार में मुंह से कम तथा जो नाक से अधिक जो है सांस निकलती है, जैसे कि शंख, मंद, छंद, पंच, अंग आदि। अनुनासिक स्वर की जो विशेषता है कि इसमें जो चंद बिंदी लगता है, वहीं अनुस्वार जो कि एक व्यंजन ध्वनि है, वर्ण पर जो बिंदु लगाकर यह अपनी विशेषता को प्रकट करता है। यानी जो अनुस्वार जो होता है उसमें एक बिंदी लगती है, जो अनुनासिक होता है उसमें चंद बिंदी लगती है, ठीक है, ये याद रखना। हिंदी के तद्भव रूपों में अनुनासिक का जो प्रयोग चंद बिंदु लगाकर होता है, पर तत्सम शब्दों के में जो है अनुस्वार लगता है। उदाहरण की बात करें, दंत से दांत, अंत्र से आंत। अब हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु, जो चैप्टर 2 के। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई ये होती है तो वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, यानी अक्षर भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ण बोलो या अक्षर बोलो। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर बात करें तो ये तो वर्ण और अक्षर तो लिखे जाते हैं, लेकिन अगर मौखिक पूछे यानी मुंह से, तो वो क्या होता है? वो ध्वनि होता है। क्या होती है? ध्वनि। मानक हिंदी के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 13 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है, री को छोड़कर, ठीक है, री को छोड़कर जो है कितनी है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। आगत स्वर कहलाता है, यानी आ के ऊपर जो ऐसे कर दोगे तो ये आगत तो जो है क्या है? स्वर है,
मूल रूप से हिंदी में जो है 52 वर्ण है, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो वर्तमान में तो 53 वर्ण है। एक विशिष्ट व्यंजन ये आप देख सकते हो ला की तरह है। अगला है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर देखें तो मूल स्वर कितने, मतलब मूल जो वर्ण हैं, मूल वर्ण की बात करें, स्वर नहीं, मूल वर्ण कितने हैं? 43 माने जाते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने हैं? 43 हैं। री रा प्लस ई, आधा रा प्लस ई में स्वर और व्यंजन दोनों का जो है मेल है। अयोगवाह अंग एवं आहा, ये दोनों अयोगवाह हैं। पूछा जाता है अयोगवाह कौन से? तो अंग एवं आहा। हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर तथा दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उच्छिप्त, द्विगुण, ताड़न जात, द्विस्पष्ट व्यंजन डा और अडा, अडा और अडा ये दोनों हैं। हिंदी में पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 5 ही है। आप जो पढ़े थे ना, हर वर्ग का 5वां अक्षर वही है। अंगा, इया, आड़ा, ना, मा ये सब है। अर्धस्वर कौन से होते हैं? तो अर्धस्वर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, या और वा। नागरी प्रचारणी सभा काशी हिंदी प्रचार की सबसे पुरानी संस्था है नागरी प्रचारणी सभा। बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन कहा है। बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन कहा है। विनोबा भावे ने देवनागरी को लोक नागरी की संज्ञा दी है। नागरी लिपि का जो उद्भव 8वीं से 9वीं सदी में माना जाता है। आ उदासीन स्वर कहलाता है। हा काकल्य ध्वनि, यह भी स्वर यंत्रीय है। वर्ष 1967 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी वर्तनी का जो है मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित हुई। शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित हुई। संस्कृत की देवनागरी वर्णमाला में सम्मिलित रि और र और र को जो है हिंदी की जो है मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, तो हम लोग कंप्लीट जो डिस्कस कर ही लिए हैं, पहला दूसरा। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो मुहावरे एवं लोकोक्ति को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मुहावरे के बारे में। मुहावरा एवं लोकोक्ति में तो अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का होता है एकमात्र सहारा। अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही मिलना, यानी बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। अंक भरना या फिर लगाना, ये हो जाए गले लगाना, आलिंगन करना। अंग अंग खिल उठना, प्रसन्न हो जाना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। अंगूठी का नगीना, यह हो जाएगा सजीला और सुंदर। अंटी मारना, चाल चलना। अंडे सेना, घर में बेकार बैठे रहना। अंगारे उगलना, बहुत कट बोलना। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। अंधेर नगरी, जहाँ धांधली हो। अंडे का शहजादा, ये अनुभवहीन। अंजर पंजर ढीला होना, अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना। अंधी पीसे कुत्ता खाए, मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। अंधेरे घर का उजाला, इकलौता बेटा। अंधेरे में रखना, भेद छिपाना। अंगूठा चूमना, खुशामद करना, चापलूसी करना। अगला है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अक्ल का अंधा, अक्ल का दुश्मन, ये महामूर्ख होना। अकड़ दिखाना, घमंड करना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी बड़ाई अपने आप करना या आत्म प्रशंसा करना। अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना या फिर स्वार्थ सिद्ध करना। अगल पर पत्थर पर्दा पड़ना, अगल पर पत्थर या फिर पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना।
अधर में लटकना या झूलना, ये हो जाए दुविधा में पड़े रह जाना। अन्य जल उठ जाना, ये किसी जगह से चले जाना। अपना किया पाना, ये कर्म का फल भोगना। अड्डा जमाना, ये हो जाए अस्थायी रूप से रहने लगना। अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ी मारना, ये हो जाएगा अपना ही जो है अहित करना। अगले के घोड़े दौड़ाना, ये हो जाए केवल कल्पना करते रहना। अरड़ रोदन करना, व्यर्थ विलाप करना। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अगला है अब तब करना, टाल देना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेले व्यक्ति कोई जो है बड़ा काम नहीं कर सकता। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत और मान सम्मान अपने हाथ में होता है। अगला है आंख मूंदना। आंख मूंदना, ये मर जाना या फिर अनदेखी करना। आंखें चार होना, देखा देखी होना या प्रेम होना। आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। आंखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना। आंखों में खून उतरना, गुस्से से आंखें लाल हो जाना। आंखों के आगे नाचना, हर समय याद रहना, हर समय याद रहना। आंख का काजल अत्यंत प्रिय। आंख के अंधे नाम नयन सुख, गुड़ के विरुद्ध नाम का होना। आंख उठाकर भी नहीं देखना, ध्यान तक न देना। आंख गड़ाना, लालच भरी दृष्टि रखना। आंखें चुराना, संकोच के कारण जो है सामना करने से जो है हिचकिचाना, हिचकना है, आंखें चुराना होता है। आंखें बिछाना, स्वागत करना, प्रतीक्षा करना। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। आंखें पथरा जाना, आंखें थक जाना। आंखों का काजल चुराना, बड़ी सफाई से चोरी करना। आंखें से जो है फेर लेना, प्रतिकूल होना, मुंह मोड़ लेना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँच न आने देना, जरा सा भी कष्ट न होने देना। आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। आग पर पानी जो है डालना, झगड़ा मिटाना। आग बबूला होना, आग बबूला होना का हो जाएगा दोस्त यहाँ पे बहुत गुस्सा होना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना हो जाएगा। अगला है यहाँ पे दोस्त आठ आंसू रोना, अत्यधिक विलाप करना। आग उगलना, क्रोध प्रकट करना। आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना, क्रोध भड़काना। आग पानी का बैर, स्वाभाविक शत्रुता। आटे दाल का भाव मालूम होना, दुनियादारी का ज्ञान होना। आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ पड़ना। आसमान पर चढ़ा देना, बहुत तारीफें करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अलगाव की स्थिति। आधा तीतर आधा बटेर, ये हो जाएगा बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। आम खाने से काम, पेड़ गिरने से क्या काम। आम खाने से काम, पेड़ गिरने से क्या काम, अपने मतलब की बात करो। आए थे हरिभजन को, होटन लगे कपास। उच्च लक्ष्य लेकर चलना, लेकिन निम्न स्तर के कार्य करना। आसमान से गिरा, खजूर पर अटका। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ना। ईंट से ईंट बजाना, यह हो जाएगा विनाश करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। अगला है यहाँ पे ईंट का जो है जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उंगली पर जो है नचाना, यह हो जाएगा वश में रखना। उंगली उठाना, आलोचना करना। 19-20 का अंतर होना, बहुत मामूली सा अंतर होना। उधेड़ बुन में पड़ना रहना, सोच विचार करते रहना। उबल पड़ना, एकदम गुस्सा हो जाना। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना। उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना या फिर अपना मतलब निकालना। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। ऊँट
करवट बैठता है, निर्णय किसके पक्ष में होता है। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा। ऊधो का न लेना न माधो का देना, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना। एक ढेले से दो शिकार, एक कार्य से दो उद्देश्यों की पूर्ति करना। एक आंख से देखना, समान भाव से देखना। एक घाट का पानी पीना, एकता और सहनशीलता होना। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम व मांग अधिक होना। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना। एड़ी चोटी का जो है पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर। कठिन कार्य हाथ में लेने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। औंधी खोपड़ी, मूर्ख। औंधे मुंह गिरना, पराजित होना। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना। कोप मंडूक होना, सीमित ज्ञान होना। कांटों पर लेटना, बेचैन होना। कंगाली में आटा गीला होना, अभाव में और भी अभाव होना। कहा सुनी होना, वाद विवाद होना। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। कांटों में घसीटना, संकट में डालना। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ निरा मूर्ख। कोल्हू का बैल होना, दिन रात परिश्रम करना। अगला है भेद, कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खोल देना। कलेजा ठंडा होना, जो है मन को शांति मिलना। कलेजे पर सांप लौटना, ढाह से कुढ़ना। कान कतरना, बहुत चालाक होना। कान भरना, चुगली करना। कफूर होना, गायब हो जाना, चंपत होना। यहाँ भी दोस्तों थोड़ा सा कटा हुआ है, आप जो बोल रहा हूँ उसको सुनकर पढ़ लीजिएगा। ये हो जाएगा काम तमाम करना। यहाँ पे काम है, काम जो है तमाम करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मार डालना। अगला है कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना का हो जाएगा निंदा करना, लांछन लगाना। अगला है कूच कर जाना, ये हो जाएगा चले जाना, मर जाना। ये हो जाएगा कोर दबाना, दबाव में होना। कहे से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, ये हो जाएगा मनमानी करने वाला, दूसरों की बात नहीं मानता। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बेमेल चीजों का संग्रह। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, धोखेबाजी पर हर बार नहीं चल सकती। धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। अगला है काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ये हो जाए निकम्मा आदमी। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी काम करना। खरा खेल फरुखाबादी, सही काम। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम बहुत लाभ कम। खटाई में पड़ना, झमेले में पड़ना, कुछ निर्णय ना हो सकना। खाक में जो है मिलाना, ये हो जाएगा नष्ट करना। खून खौलना उबालना, ये हो जाए जोश आना, क्रोधित होना। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। खाक छानना, भटकना। खाक छानना, भटकना। खेत आना या फिर रहना, रणभूमि में मारा जाना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। अगला है गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। गीदड़ भभकी, मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। गुरु घंटाल, बहुत चालाक।
गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई बात फिर से उभारना। गूलर का कीड़ा, सीमित दायरे में भटकना। गुदड़ी का लाल, गरीब के घर गुणवान का होना। अगला है गठरी मारना, सामान चुरा लेना। गले पड़ा ढोल बजाना, सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना। गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी संकट का साथी। गाल फुलाना, ये रूठना। गुल खिलाना, कोई बखेड़ा खड़ा करना। गूलर का फूल, दुर्लभ वस्तु। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, अपने लोगों में आदर नहीं होता। अगला है घर बसाना, ये हो जाए विवाह करना। घुन लगना, क्षय होना। घर में गंगा बहाना, घर में सभी सुविधाएं होना। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी चीज या अपने आदमी की कद्र नहीं। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। पेशेवर को किसी की रियायत नहीं करनी चाहिए। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभव प्राप्त करना। चैन की बंसी बजाना, बेफिक्र हो जाना। चिराग तरे अंधेरा, अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंक रहता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, आश्चर्य होना या घबरा जाना। चांद पर थूकना, किसी जो है सम्मानित पुरुष पर कलंक लगाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यंत लज्जित होना। चंपत हो जाना, भाग जाना। चिकना घड़ा, बेशर्म। चूना लगाना, धोखा देना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूसी। छोटा मुंह बड़ी बात, योग्यता से बढ़कर बोलना। छाती पर सांप लौटना, ईर्षा से हृदय जलना। छक्के छूटना, बुद्धि चकरा जाना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम एकदम लाभ होना। जल में रहकर मगर से बैर, किसी के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता करना। जी अच्छा होना, तबीयत ठीक होना। जिसकी जूती उसी के सिर, जिसकी करनी उसी को फल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। जहर उगलना, कड़वी बातें कहना। जीती मक्खी निकलना, जानते हुए भी धोखा खाना। जूतियों में दाल बांटना, अनबन होना। जलती आग में तेल डालना और झगड़ा बढ़ाना। टूट पड़ना, आक्रमण करना। अगला है टाट उलटना, दिवाला निकालना। अगला कठिन टेढ़ी खीर, कठिन काम या बात। अगला है टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। टांग अड़ाना, यह हो जाएगा बाधा पैदा करना। टिप्पस भिड़ाना, सिफारिश करना। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना। अगला है ठन ठन गोपाल, पैसा पास न होना। ठिकाना न रहना, कहीं जगह न मिलना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना। ढींग हाँकना, सेखी बघारना, बढ़ चढ़कर बातें करना। डंके की चोट पर कहना, खुलेआम कहना। डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी उबार देती है। ढाक के वही तीन पात, सदा एक सी स्थित बने रहना। ढाई घड़ी का आना, अचानक मर जाना। तेली का बैल, हर समय काम में लगे रहना। तलवे चाटना, खुशामद करना। 3-5 करना, टाल मटोल करना। तिल का ताड़ करना, छोटी बात को बड़ी बनाना। 3 में न 13 में, महत्वहीन। तू डाल डाल, मैं पात पात, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। तू मैं होना, बहस हो जाना। थका ऊँट सराय ताकता, थकने पर आराम की इच्छा होना। थूक कर चाटना, वचन से फिरना। थोथा चना, बाजे घना, कम ज्ञान या गुण रखने वाला बातें बढ़ चढ़कर करता है।
दांत खट्टे करना, हारा देना। दाई से पेट छिपाना, जानकार से बात छिपाना। दिन में तारे दिखाई देना, परेशानी में पड़ना। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। दूध के दांत न टूटना, अनुभव का न होना। दांतों तले उंगली दबाना या चकित होना। दाएं बाएं देखना, सावधान होना। दिन भर चले अढ़ाई को सुस्त होना, बहुत आलसी होना। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, जिससे लाभ ही मतलब हो उसकी दो बातें सहना। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित निर्णय करना, निष्पक्ष न्याय। दोनों हाथों से ताली बजती है, लड़ाई झगड़े के जिम्मेदार दोनों पक्ष होते हैं। धरती पर पाँव न रखना, घमंडी होना। धूप में बाल सफ़ेद होना, अनुभवी होना। धाक जमाना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोब दिखाना। नेकी और पूछ पूछ, बिना कहे ही भलाई करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। नस नस फड़क उठना, बहुत उत्साहित होना। नीम हकीम खतराए जान, अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों काम बिगड़ सकता है। अगला है दोस्तों, पकड़ी उछालना, बेइज्जत करना, पैरों तले जमीन खिसकना, होश उड़ना। पानी पी कर कोसना, बद्दुआ देना। पानी होना, बहुत लज्जित होना। पोल खोलना, रहस्य प्रकट करना। पापड़ बेलना, बहुत संघर्ष करना। पेट में दाढ़ी होना, छोटी सी उम्र में ही बहुत ज्ञान होना। पौबारा होना, खूब लाभ होना। पानी पीकर जात पूछना, काम करने के बाद उसके अच्छे पहलुओं पर विचार करना। पीठ दिखाना, पलायन करना। फूला न समाना, काफ़ी खुश होना। फूक से पहाड़ उखाड़ना, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। फूटी आंखों ना भाना, तनिक भी ना सुहाना। फूक कर पाँव रखना, सतर्कता से कार्य करना। बगुला भगत, कपटी व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति भी बोल सकते हो। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। बच्चों का खेल, सरल काम। बड़े घर की हवा खाना, जेल जाना। बासी बचे ना कुत्ता खाए, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। बृहस्पति के समान पंडित, श्रेष्ठ पंडित। बाएं हाथ का खेल, अति सरल काम। बाल की खाल निकालना, बहुत मीन मेख निकालना। बाल बांका न कर सकना, कुछ भी हानि न पहुंचा पाना। बाग होना, खुश होना। बाछे खिल जाना, प्रसन्न हो जाना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना। बांसों उछलना, काफ़ी खुश होना। भीगी बिल्ली बनना, लाचार होना, डर जाना। भूजी भांग ना होना, अत्यंत दरिद्र होना। भेड़ चाल होना, बिना विचार के अनुगामी होना। भेड़ बना लेना, वश में कर लेना। भागीरथ प्रयत्न करना, कठोर परिश्रम। मुंह की खाना, हार जाना, अपमानित होना। मुंह पकड़ना, बोलने न देना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। मिट्टी का माधो, बहुत ही मूर्ख। मीन मेख करना, व्यर्थ तर्क। मुट्ठी में करना, वश में करना। अगला है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है, मैनेज कर लेना। मक्खियाँ मारना, बेकार बैठे रहना। मजा किरकिरा होना, आनंद में विघ्न पड़ना। अंग में भंग पड़ना, ये मजा किरकिरा होना। भीगा सियार होना, धोखेबाज व्यक्ति। लहू के आंसू पीना, दुख क्रोध सह लेना। लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद मनाना। लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना। शैतान की आंत, लंबी बात या वस्तु। सिगुफा खिलाना, विलक्षण घटना या घटित होना। सांप सूंघ जाना, एकदम चुप हो जाना। सिर उठाना, विरोध करना। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। नेक्स्ट है दोस्त, यहाँ पे सांप छछूंदर की गति होना, असमंजस की दशा में होना। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर बहकाना। होश उड़ जाना, घबरा जाना। हथियार डाल देना, हार मान लेना। हाथ का मैल होना, अत्यंत तुच्छ होना।
हाथ पाँव फूल जाना, डर से घबरा जाना, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा हो, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, हुक्का भरना, सेवा करना, हाथ का दिया आड़े आए, आड़े आए, अपना जो कर्म ही जो है फल देता है, हातिम होना, उपकारी होना, हुक्का पानी बंद करना, जात से बहिष्कृत करना, हाथ मलना, पछताना, श्री गणेश करना, जो है कार्य आरंभ करना। तो दोस्तों ये जो है चैप्टर भी फिनिश हो गया, यानी हम लोग जो कंप्लीट जो है 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर के बारे में। तत्सम तद्भव को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कटा हुआ है तो इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना तो आपको समझ में जरूर आएगा। यहाँ पे है देशज, क्या लिखा हुआ है, देशज शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे कट गया है पीडीएफ में। देशज शब्द कौन कौन से होते हैं तो आप नाम से भी जानते होंगे कि देशज मतलब कि अपने देश के जो शब्द हैं, जैसे लोटा हो गया, डोंगा हो गया, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, कलाई, गमछा, धोती, लुटिया, ठेठ, तेंदुआ आदि ये सभी जो है देशज शब्द हैं, ठीक है। और विदेशी शब्द की बात करें तो दोस्तों इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, देशज, विदेशज, और अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, ये सभी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या पूछ लिया जाए, इसलिए आप जो है सभी को अच्छे से डिस्कस कर लीजिए। विदेशी शब्द अगर की बात करें तो विदेशी शब्द में जो है कई प्रकार के होते हैं शब्द, जैसे अरबी, अरबी जो है शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे अमीर हो गया, औलाद हो गया, मुहावरा हो गया, वकील हो गया, अखबार हो गया, आदमी हो गया, आदत हो गया, इनाम, किताब, गरीब, नशा, कुर्सी, इज्जत, मौसम, हिम्मत, मुकदमा, अक्ल, उम्र, दौलत आदि ये सभी जो अरबी शब्द हैं। और विदेशी शब्द में अंग्रेजी शब्द होते हैं, जैसे कि पार्टी हो गया, प्लेट हो गया, पेट्रोल हो गया, मीटिंग हो गया, एजेंसी हो गया, ड्राइवर हो गया, टिकट और कोर्ट, गिलास, कॉलेज, नर्स, टीचर, पेंसिल, मोटर, रेल, क्लास, डॉक्टर, फिल्म, टायर, स्कूल, पेपर, कार, केक आदि हो गया। अगला दोस्तों है फारसी शब्द भी पूछा जाता है, तो फारसी शब्द, विदेशी शब्द में फारसी शब्द की बात करें तो जैसे गुलाब हो गए, बीमार, खामोश, हमेशा, होशियार, गवाह, आसमान, गिरोह, खर्च, खजाना, दर्जी, तनख्वाह, गिरफ्तार, चश्मा, खुद, तिल आदि। पुर्तगाली शब्द की बात करें तो अलमारी हो गया, गमला हो गया, अचार हो गया, अल्पीन हो गया, गोदाम हो गया, पिस्तौल हो गया, मेज, आलू, काजू, कमीज, गोभी और बाल्टी, तौलिया, पपीता, चाबी, फीता आदि हो गया। फ्रेंच भाषा के शब्द की बात करें तो कूपन, कारतूस, सूप, मेयर, मीनू आदि हो गया। जापानी भाषा के शब्द की बात करें तो रिक्शा बहुत पूछा जाता है, और सायोनारा, सुनामी आदि जापानी भाषा के शब्द हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो यहाँ हेडिंग थी रूढ़ शब्द, कट गया है रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ना हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, स्त्री हो गया, गाय हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, पेड़ हो गया आदि। आगे है दोस्तों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की बात करें तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक जो है शब्दों के योग से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। यौगिक शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तत्सम तद्भव, जो कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो 1-2 नंबर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अक्षर तद्भव, इसका जो तत्सम हो जाएगा अक्षर हो जाएगा, और अंगूठा का हो जाएगा अंगुष्ठ तत्सम, अटारी का हो जाएगा अट्टालिका, और अजान का हो जाएगा अज्ञान, अंगरखा का हो जाएगा अंगरक्षक, अंगीठी का हो जाएगा अग्निष्ठिका, अंगूठी का हो जाएगा अंगुष्ठिका, अखरोट का हो जाएगा अछोट, अदरक का हो जाएगा आर्द्रक, आम का हो जाएगा आम्र, अमी और अमीय ये हो जाएगा अमृत। अगला है अमचूर का हो जाएगा आम्रचूर्ण, और अमावस का हो जाएगा अमावस्या, अनाज का हो जाएगा अन्न, अंश का हो जाएगा अंश, ये सलजम वाला हो जाएगा, अखाड़ा का हो जाएगा अछवाट, इम्पोर्टेंट याद रखना इसको, अचरज का हो जाएगा आश्चर्य। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे है
अक्षत का हो जाएगा अक्षत, अगम का हो जाएगा अगम्य, अमूल का हो जाएगा अमूल्य, अकाज का हो जाएगा अकार्य, अशीष का हो जाएगा अशीष, अफीम का हो जाएगा अहिफेन। अगला है दोस्तों अधूरक हो जाएगा अर्धपूरक, आषाढ़ का हो जाएगा तत्सम आषाढ़, और अपाहिज का हो जाएगा अपाद हस्त। इंपॉर्टेंट है। अनाड़ी का हो जाएगा अनार्य, अहीर का हो जाएगा अभीर अभीर, अहेर का हो जाएगा अखेट, आज का हो जाएगा अद्य, आग का हो जाएगा अग्नि, करोड़ का हो जाएगा तत्सम कोटि, और कोढ़ का हो जाएगा कुष्ठ, काठ का हो जाएगा काष्ठ, कोयल का हो जाएगा कोकिल। इंपॉर्टेंट है। कुम्हार का हो जाएगा कुंभकार, कुआं का जो तत्सम हो जाएगा कूप हो जाएगा, केहरी का हो जाएगा केहरी का हो जाएगा केसरी तत्सम, कपड़ा का हो जाएगा करपट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। आंशु का हो जाएगा अश्रु, आरसी का हो जाएगा आदर्शिका, आंवला का हो जाएगा आमलक, आश्रा का हो जाएगा आश्रा का हो जाएगा आश्रय, आप का हो जाएगा आत्मा, अंधेरा का हो जाएगा अंधकार, अंगोच्छा का हो जाएगा अंग प्रोच्छा, आँख का हो जाएगा अच्छी, कूची का हो जाएगा कूर्चिका, कौवा का हो जाएगा काक, क्यारी का हो जाएगा केदारिका, कहानी का हो जाएगा कथानिका, कीवट का हो जाएगा कैवर्त, कटहल का हो जाएगा कंठफल, कंघी का हो जाएगा कंकति, कपूत का हो जाएगा कुपुत्र। आलस का हो जाएगा आलस्य, आंत का हो जाएगा आंत्र, आठ का हो जाएगा अष्ट, इलायची का हो जाएगा एला, इमली का हो जाएगा अम्लिका, इतवार का हो जाएगा आदित्यवार, इकट्ठा का हो जाएगा एकत्र, ईख का हो जाएगा इच्छु, काजल का हो जाएगा कज्जल, कैंची का हो जाएगा करतरी, कटहरा यानी कटघरा का हो जाएगा काष्ठग्रह, कचहरी का हो जाएगा कर्त ग्रह, कौड़ी का हो जाएगा का पर्दिका, खंडहर का हो जाएगा खंडग्रह, खजूर का हो जाएगा खरजूर, खंभा का हो जाएगा स्तंभ, ईंट का हो जाएगा इष्टिका, उल्लू का हो जाएगा उलूक, उबटन का हो जाएगा उद्वर्तन, उछाह का हो जाएगा उत्साह, उन्मीक का हो जाएगा उन्मीस, उलाहना का हो जाएगा उपालंभ, उसास का हो जाएगा उच्छ्वास, उपरोक्त का हो जाएगा उपर्युक्त, खांसी का हो जाएगा कास, खतरे का हो जाएगा छतरी, खीर का हो जाएगा क्षीर, खेत का हो जाएगा क्षेत्र, खाट का हो जाएगा खटवा, गाहक का हो जाएगा ग्राहक, गिरना का हो जाएगा गणना, गर्दन का हो जाएगा ग्रीवा, ऊंचा का हो जाएगा उच्च, ऊंट का हो जाएगा उष्ट, ओठ का हो जाएगा ओष्ठ, ओझा का हो जाएगा उपाध्याय, किसान का हो जाएगा कृषक, कुत्ता का हो जाएगा कुकुर, कंधा का हो जाएगा स्कंध, केला का हो जाएगा कदली, किवाड़ का हो जाएगा कपाट, गधा यानी गधा का हो जाएगा गर्दभ तत्सम शब्द, गांव का जो तत्सम ग्राम, गोबर का तत्सम गोमय, और गेहूं का हो जाएगा गोधूम, गेंद का तत्सम कंदुक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोत्र का हो जाएगा गोत्र, 11 का हो जाएगा एकादश, ग्वाला का हो जाएगा गोपाल, और गंवार का हो जाएगा ग्रामीण, कपूर का हो जाएगा कर्पूर, ये इंपॉर्टेंट है, कछुआ का हो जाएगा कच्छप, कबूतर का हो जाएगा कपूत, और अगला है गेह का हो जाएगा ग्रह, गाय का जो तत्सम है ये हो जाएगा गौ, गोसाई का हो जाएगा गोस्वामी तत्सम। अगला है यहाँ पे गुफा का हो जाएगा गुहा तत्सम, घड़ी का तत्सम घटिका, घिसना का हो जाएगा घर्षण, घी का हो जाएगा घरत, घड़ा का हो जाएगा घट, घोड़ा का हो जाएगा घोटक, घरनी का हो जाएगा गृहिणी, घिन का तत्सम हो जाएगा घड़ा, चूना का हो जाएगा तत्सम चूर्ण, तीता का हो जाएगा तिक्त, तलवार का हो जाएगा तरवारी, तपसी का हो जाएगा तपस्वी, तांबा का हो जाएगा ताम्र, तालाब का हो जाएगा तड़ाग, तिनका का हो जाएगा तत्सम तृण, तेल का तत्सम तैल, थन का हो जाएगा स्तन, और दाई का हो जाएगा धात्री और धाया तत्सम शब्द। चख का हो जाएगा चक्षु, चना का हो जाएगा चड़क, चितेरा का हो जाएगा चित्रकार, चीता का हो जाएगा चित्रक, चमड़ा यानी चाम का हो जाएगा तत्सम चर्म, चार का हो जाएगा तत्सम चतुवारी, 40 का हो जाएगा चतुवारिंशत, चैत का हो जाएगा चैत्र, चबूतरा का हो जाएगा चतुवाल, चिकना का हो जाएगा चिक्कड़, दही का तत्सम दधि, दांत का तत्सम दंत, दाहिना का हो जाएगा दक्षिण, देवर का हो जाएगा द्विवर, दूध का हो जाएगा दूध, दुबे का हो जाएगा द्विवेदी, दूल्हा का हो जाएगा दुर्लभ, दिया सलाई का हो जाएगा दीप सलाका, धीरज का हो जाएगा धैर्य, धान का हो जाएगा धान्य, चबाना का हो जाएगा चरवड़, चौक का हो जाएगा चतुष्क, छाँ का हो जाएगा छाया,
छुरी का हो जाएगा छुरिका, छाता का हो जाएगा छत्रक छत्र, जामुन का हो जाएगा जम्बू जम्बुल, जमाई जवाई का हो जाएगा जमाता, जेठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, धुआं का हो जाएगा धूम्र, नून का हो जाएगा लवण, नखत का हो जाएगा नक्षत्र, नेह का हो जाएगा स्नेह, नंगा का जो हो जाएगा वह तत्सम नग्न, नय का तत्सम नब्बे, नारियल का हो जाएगा नारिकेल, नाखून का तत्सम नख, नींबू का हो जाएगा नींबू का, जीव का तत्सम जीवा, जौ का तत्सम यौ, जोगी को योगी, जमुना का तत्सम यमुना, जनेऊ का जगोपवीत इंपॉर्टेंट है, जत्था का हो जाएगा युद्ध, जोबन का तत्सम यौवन, जांग का हो जाएगा तत्सम जंघा, झीना का हो जाएगा जीर्ण, नयन का तत्सम नयन, नीवला का हो जाएगा नकुल, नीम का तत्सम निम्ब, प्यास का हो जाएगा पिपासा, पतोहू का हो जाएगा पुत्र वधु, पाँव का हो जाएगा पाद, पनसारी का हो जाएगा पर्ण सालिक, पिटारा का हो जाएगा पिटक, पीठ का हो जाएगा पृष्ठ, और पोखर का हो जाएगा पुष्कर। अगला है यहाँ पे दोस्तों झरना का हो जाएगा निर्झर, झंडा का हो जाएगा ध्वज, डाह का हो जाएगा दाह, डंक का हो जाएगा दंश, और ढीठ का हो जाएगा धृष्ट, टकसाल का हो जाएगा टंकशाला, टीका का हो जाएगा तिलक, तीखा का हो जाएगा तीचड़, पोखर का पुष्कर हो ही गया, पलंग का हो जाएगा पर्यंक, पत्ता का हो जाएगा पत्र, पंछी का हो जाएगा पक्षी, पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर, परख का हो जाएगा परीक्षा, पड़ोस का हो जाएगा प्रतिवेश, पड़ोसी का हो जाएगा प्रतिवेशी। अगला है दोस्तों पराठा, पराठा का जो तत्सम हो जाएगा परपट हो जाएगा, पसीना का हो जाएगा प्रस्तवेद, एक मिनट, प्रस्तवेद, प्रस्वेद है प्रस्वेद, प्रहर का हो जाएगा प्रहर, मनही का हो जाएगा उपानह, पनही है पनही का हो जाएगा उपानह। अगला है पाहन का हो जाएगा पाषाण, फुर्ती का हो जाएगा स्फूर्ति, फेफड़ा का हो जाएगा फुफ्फुस, फागुन का हो जाएगा फाल्गुन, बौना का तत्सम हो जाएगा वामन, इंपॉर्टेंट है, भादो का हो जाएगा भाद्रपद, भैंसा यानी भैंस का तत्सम हो जाएगा महिष महिषी, भाई का हो जाएगा भराता या फिर भ्रात्र, भीख का हो जाएगा तत्सम भिक्षा, भीतर का हो जाएगा अभ्यंतर, भूख का हो जाएगा बुभुक्षा, भाप का हो जाएगा बाष्प, और भभूत का हो जाएगा विभूति, बैल का हो जाएगा बलिवर्द, और अगला फांसी का हो जाएगा पसिका, बजरंग का हो जाएगा वज्रांग, बारात का हो जाएगा वरयात्रा, बांझ का हो जाएगा बंध्या, बैंगन का हो जाएगा वार्ताक, बनारस का हो जाएगा वाराणसी, बहू का हो जाएगा वधू, भ्रमरा भंवरा का हो जाएगा भ्रमर, भंडार का हो जाएगा भंडागार, भतीजे का हो जाएगा भात्रज, मनही जो है मनई का हो जाएगा मानव, मोर का हो जाएगा तत्सम मयूर, महुआ का तत्सम मधुक, माँ का तत्सम हो जाएगा माता मात्र, माथा का तत्सम हो जाएगा मस्तक। अगला है बाघ का हो जाएगा वाटिका, बहिन का हो जाएगा भगिनी, बाघ का हो जाएगा व्याघ्र, बिच्छू का हो जाएगा वृश्चिक, बहरा का हो जाएगा बधिर, बंदर का हो जाएगा वानर, बगुला का हो जाएगा वक, बच्चा का हो जाएगा वत्स, बैन का हो जाएगा वचन वाणी, मेढक का हो जाएगा मंडूक, मक्खन का हो जाएगा मृक्षण, मक्खी का हो जाएगा तत्सम मच्छिका, मुट्ठी का हो जाएगा तत्सम मुष्टि, मछली का हो जाएगा मत्स्य, मच्छर का तत्सम मत्सर, मिट्टी का तत्सम मृत्तिका, मरना का हो जाएगा मरण। अगला दोस्त मोती का हो जाएगा तत्सम मौक्तिक, मूछ का हो जाएगा समश्रु, मकड़ी का तत्सम हो जाएगा मरकटी, यहाँ का हो जाएगा अत्र, रोना का हो जाएगा रोदन, रुदन हो जाएगा, रस्सी का हो जाएगा रज्जु, राख का हो जाएगा छार, रूखा का हो जाएगा रूछ, सांस का हो जाएगा श्वास, साड़ी का हो जाएगा साटिका, श्रवण का हो जाएगा तत्सम श्रावण, सांस का हो जाएगा स्वश्रु, सुअर का हो जाएगा सूकर, सूखा का हो जाएगा शुष्क, शोला का हो जाएगा सोडस, और अगला है श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार, रहट का हो जाएगा अर्घट्ट, राखी का हो जाएगा रक्षा सूत्र, राय का हो जाएगा तत्सम राजा, लीलार का हो जाएगा ललाट, लोभी का हो जाएगा लुब्ध, लौंग का हो जाएगा तत्सम लवंग, लोहा का हो जाएगा लौह, सरसों का तत्सम हो जाएगा सरसप, सफ़ेद का हो जाएगा श्वेत,
सौत का हो जाएगा शपथनी, साखे का हो जाएगा साक्षी, सांप का हो जाएगा सर्प, सिख का हो जाएगा शिष्य, शक्कर का हो जाएगा शर्करा, लंगोट का हो जाएगा लिंगपट्ट, लखन का हो जाएगा लक्ष्मण, लाख का हो जाएगा लक्ष्य, लाज का हो जाएगा लज्जा, साई का हो जाएगा गोस्वामी, सिंघाड़ा का हो जाएगा श्रृंगाटक, ससुर का हो जाएगा स्वसुर, सोना का हो जाएगा सुवर्ण, हिरण का हो जाएगा हरिण, हाथी का हो जाएगा हस्ती, हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा, हुलास का हो जाएगा उल्लास, हींग का हो जाएगा हिंग, हरण का हो जाएगा हरितिका, होली का हो जाएगा होलिका, हंसी का हो जाएगा हास्य। अगला है सुई का हो जाएगा सूचिका, श्यामला का हो जाएगा श्यामल। अब हम लोग जो है तत्सम तद्भव पढ़ चुके हैं दोस्त। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा पार्ट हो गया, अब पांचवा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पांचवा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचना के बारे में। तो वाक्य रचना को हम लोग जो कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सार्थक शब्दों का एक जो है व्यवस्थित समूह जिससे एक अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य जिसके जो है संबंध में जो भी कुछ जो है कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। विधेय की बात करें तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी जो है कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो हिमालय देश का गौरव है, तो इसमें हिमालय क्या है, उद्देश्य है, और देश का जो गौरव है विधेय। वाक्यों का जो वर्गीकरण की बात करें तो वाक्यों का जो वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर किया गया है। कौन कौन से हैं? रचना के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक जो है उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। राम स्कूल जाता है। अगला है यहाँ पे दोस्त संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की बात करें तो दो या दो से अधिक जो है सरल वाक्य और तथा एवं या किंतु परंतु लेकिन इसलिए अतः समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उसे जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। मोहन गया और राम आ गया। मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य में भी दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य होते हैं, परंतु उनमें एक वाक्य मुख्य होता है, दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन या आश्रित वाक्य होता है। मुख्य और अधीन वाक्यों को जोड़ने वाले निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जब तब, जो आदि। जैसे मोहन ने कहा कि वह कल अवश्य आएगा। नोट में देखेंगे तो मिश्र वाक्य में मुख्य या प्रधान जो है वाक्य एक ही रहता है, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। अगला हेडिंग है आश्रित उपवाक्य। ये क्या है? तो वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। यह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की जो है किसी संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर आता है, संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। पहचान की बात करें तो संज्ञा उपवाक्यों के पूर्व में की जो है लगा रहता है। जैसे कि राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, मेरा मानना है कि पृथ्वी गोल है। विशेषण उपवाक्य की बात करेंगे अब हम लोग। दूसरा नंबर है वे उपवाक्य जो प्रधान मुख्य उपवाक्य की किसी जो है संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे पहचान में विशेषण उपवाक्यों के पहले जो जैसा जिसका जिसकी जितना जिनको जिसके आदि जो शब्द लगे रहते हैं। जैसे जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। वे खिलाड़ी कहाँ हैं जिनको आपने बुलाया था। यह वही गुलाब है जिसका जो रंग लाल है। तीसरा नंबर है दोस्त यहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य की बात करें तो वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। पहचान क्रिया विशेषण उपवाक्यों से पहले जब जहाँ जो जिधर यद्यपि आदि शब्द लगे रहते हैं। जैसे कि यद्यपि हाथी जो है बड़े होते हैं लेकिन वे शिकारी नहीं होते। जब सूरज जो है निकला तब हम खेलने गए। जहाँ तुम चाहो बैठ सकते हो, मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ बाजार लगा है। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक में पहले पढ़ेंगे तो वे वाक्य
जिनसे किसी जो प्रकार के कार्य के होने या सूचना का बोध होता है, विधि या विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। सूर्य पूर्व में निकलता है, राकेश दिल्ली गया। अगला है निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से जो किसी प्रकार के कार्य में न होने तथा निषेधात्मक बोध हो, जैसे मोहन विद्यालय नहीं गया, अंजलि ने खाना नहीं खाया। विस्मयवाचक वाक्य की बात करें, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, हर्ष आदि जो है का बोध हो, वहाँ पे विस्मयवाचक होता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, हे भगवान हमारी मदद करो। आज्ञा सूचक या फिर आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध और आदेश का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। जल्दी खाना खाओ, अपना जो पाठ याद करो। इच्छावाचक की बात करें, जिन वाक्यों से जो इच्छा, आशीर्वाद या कामना का जो बोध हो, उसे उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें खुश रखे, 9 वर्ष मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के से जो किसी जो है संकेत या एक वाक्य से दूसरे वाक्य की संभावना पर जो निर्भर करता है, उन्हें जो संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि आप आए तो मैं चलूँगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संदेहवाचक, जिन वाक्यों से संदेह प्रकट हो, उन्हें जो संदेहवाचक कहते हैं। और शायद आज वर्षा हो, शायद आज जो है सीमा स्कूल नहीं जाएगी, ये संदेहवाचक है। अगला है पदबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने के जो अनुसार वाक्य के उस भाग को जिसमें पद अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं, उसे पदबंध कहते हैं। सामान्यतः पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का जो है करे तो उसे जो संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे बच्चे यमुना नदी के किनारे तैर रहे हैं, दशरथ के पुत्र राम ने रावण का जो वध किया। दूसरा है सर्वनाम पदबंध, जब एक से अधिक जो पद मिलकर वाक्य में जो सर्वनाम का जो है कार्य करे तो उसे जो सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे भाग्य के मारे तुम अब कहाँ जाओगे, शरारत करने वाले छात्रों से में से कुछ पकड़े गए। अगला क्रिया पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, वह खाकर सो गया। विशेषण पदबंध, जब एक से अधिक जो पद मिलकर संज्ञा अथवा जो सर्वनाम के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर कविता लिखता है, कुल 5 मजदूर काम पर आए, तेज चलने वाली जो है रेलगाड़ी का नाम वंदे भारत है। अगला क्रिया विशेषण पदबंध की बात करें तो किसी भी जो है वाक्य में क्रिया विशेषण का जो है कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। उस पहाड़ी के पीछे मेरा घर है, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, खिलाड़ी मैदान की ओर गए। अगला है शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के अर्थबोधक आधार को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 3 जो है प्रकार होते हैं। पहला अभिधा, जब शब्द अपने जो प्राथमिक मुख्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात शाब्दिक अर्थ देने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति रूढ़, यौगिक एवं रूढ़, योग रूढ़ शब्दों का जो अर्थ बोध कराती है। उदाहरण के बाद पानी बरस रहा है, गाय खेत में चल रही है। अगला है लक्षणा। लक्षणा की बात करते जब शब्द अपने जो मुख्य अर्थ में ना होकर के संकेत या संबंध से दूसरा अर्थ देता है, अर्थात जो संकेत से अर्थ निकालने वाली जो शक्ति को लक्षणा कहते हैं। उदाहरण की बात करते बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। व्यंजना छिपा हुआ अप्रत्यक्ष अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को व्यंजना कहते हैं। तूफानों से लड़ने वाला ही नाविक कहलाता है। जीवन की कठिनाइयाँ। अगला दोस्तों हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसमें पर्यायवाची शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पीडीएफ में थोड़ा गड़बड़ी है, उतना क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप लोग उस पर मत जाइएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट, हर एक जो है हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है गौर से सुनते जाइएगा। भले इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे,
तो इसमें जो पहला है अमृत, यहाँ पे लिखा था, कट गया है फोटो खींचने में, तो इसका अमृत का हो जाएगा अमीय, पीयूष, अमी, सोम, अमीय और अमी दोनों होता है, ठीक है। और पीयूष, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक अमृत के पर्यायवाची है। अर्जुन यहाँ पे है तो अर्जुन के हो जाएगा जो है गुड़ाकेश, पार्थ, धनंजय, सब्यसाची, गांडीवधर ये हो जाएगा अर्जुन की पर्यायवाची है। अगला है दोस्तों यहाँ पे घोड़ा के हैं। घोड़ा यानी अश्व, अश्व के हो जाएगा घोड़ा, तुरंग, है, बाज, सैंधव, घोटक, रविशुत हो जाएगा। असुर यानी राक्षस की बात करें तो रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, यतुधान, तमीचर हो जाएगा। अग्नि की यानी आग की बात करें तो अग्नि, आग, अनल, पावक, जातवेद, कृशाणु, वैश्वनर, होतासन हो जाएगा। अनुपम की बात करें तो सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम और अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, विचित्र हो जाएगा। अपमान की बात करें तो यहाँ अपमान है। अपमान की बात करें तो अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार हो जाएगा। अभिज्ञ की बात करें तो जानकार, विज्ञ, परिचित, ज्ञाता। अभ्यागत की बात करें तो अभ्यागत अतिथि होता है, मेहमान होता है, आगंतुक होता है, पाहुना होता है। अगला है अभिमान। अभिमान की बात करें तो गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, अस्मिता, अहंकार, मान, दंभ, ये सभी जो है अभिमान के पर्यायवाची हैं। अभिलाषा लिखा हुआ है, अभिलाषक हो जाए कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, ईप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना। अरण्य में जंगल होता है, इसका जो पर्यायवाची जंगल, कांतार, विपिन, पवन, कानन हो जाएगा। अटवी भी होता है, ठीक है। अगला है अल्प। अल्प का हो जाएगा न्यून, थोड़ा, बहुत, कम, अपर्याप्त। अगला है अधीर, ये हो जाएगा बेचैन, उद्विग्न, आकुल, व्यग्र, अशांत, उतावला, बेताब। अनुमान का हो जाएगा अनुमान का अटकल, अंदाजा, कयास, कूत, आकलन। अमर का हो जाएगा अनश्वर, नित्य, सनातन, अविनाशी। अकाल का हो जाएगा दुर्भिक्ष, दुष्काल, भुखमरी, काल, कुकाल, सूखा। अरुण का हो जाएगा सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, सिंदूर लाल, सॉरी। अनाज का हो जाएगा शस्य, अन्न, दाना, धान्य, गल्ला। अनाथ का हो जाएगा बेसहारा, निराश्रित, यतीम, दीन, नाथहीन। अंधकार का हो जाएगा तम, अंधेरा, तिमिर, अंधियारा, तमस, ध्वांत हो जाएगा। आंसू का हो जाएगा अश्रु, नयन नीर, नेत्र नीर, नेत्रवारी हो जाएगा। अर्थ का हो जाएगा धन, मतलब, कारण, तात्पर्य, मायने, आशय हो जाएगा। अप्सरा का हो जाएगा देवांगना, देवबाला, सुरबाला, दिवांगना, सुर, सुंदरी हो जाएगा। अगला है आंगन का हो जाएगा दोस्त यहाँ पे अजिर, प्रांगण, बगर। आकाश का हो जाएगा नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, द्यू, शून्य। आँख का हो जाएगा अच्छ, नयन, नेत्र, लोचन, द्रग, चक्षु, विलोचन, नयन। आम का हो जाएगा आम्र, रसाल, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ हो जाएगा। आक्षेप का हो जाएगा आरोप, अभियोग, दोषारोपण, लांछन हो जाएगा। इंद्र की बात करें तो शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश, सुरेश हो जाएगा। इच्छा की बात करें तो अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी, ख्वाहिश हो जाएगा। इंद्राणी की बात करें तो सची, पुलुपमजा, इंद्रा, इंद्रवधु, शतावरी हो जाएगा। ईश्वर की बात करें जगदीश, जगन्नाथ, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, भगवान, स्वयंभु, विभु, ब्रह्म, सच्चिदानंद, अज हो जाएगा। अगला है ईर्षा। ईर्षा का जो पर्यायवाची है डाह, द्वेष, कुढ़न, मत्सर, रस्क, हसद, जलन हो जाएगा। उजाला की बात करें तो आलोक, प्रभा, ज्योति, विभा, द्योत हो जाएगा। उत्थान की बात करें उत्कर्ष, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण, उठाव हो जाएगा। उन्नत का हो जाएगा उत्थान, प्रगति, तरक्की, विकास, बढ़ती। उपासना का हो जाएगा आराधना, पूजा, अर्चना, सेवा, इबादत हो जाएगा। अगला है उल्टा, विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम, औंधा, विलोम और खिलाफ हो जाएगा। उपमा की बात करें तो इसका पर्यायवाची है तुलना, समानता, मिलान, सादृश्य हो जाएगा। उत्कंठा का हो जाएगा लालसा, उत्सुकता, अभिलाषा हो जाएगा। उचित का हो जाएगा उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, योग्य हो जाएगा। अगला है उद्गम। उद्भव हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगा, आविर्भाव हो जाएगा, प्रादुर्भाव हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा मुक्ति, निस्तार, छुटकारा, मोक्ष हो जाएगा। उल्लास की बात करें तो आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद, आमोद हो जाएगा। ऊँट की बात करें तो लंबोष्ट,
महाग्रीव, कृमिलक, उष्ट हो जाएगा। ऐश्वर्य की बात करें तो वैभव, संपन्नता, समृद्धि, धन संपत्ति, रिद्धि हो जाएगा। ओज की बात करें तो बल, ताकत, दम, कांति, चमक हो जाएगा। कंचन की बात करें तो स्वर्ण, सोना, हेम, कुंदन, कुंदन, हाटक, जात, रूप, कनक हो जाएगा। कन्या की बात करें तो कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला हो जाएगा। कर, हाथ, हस्त, बाह, पाड़ी, भुजा, शुल्क हो जाएगा। किरण की बात करें तो मरीचि, आंसू, अंशु, रश्मि, आभा, प्रभा, दीप्ति, अर्ची हो जाएगा। कामदेव, अनंग, कंदर्प, मदन, मन्मथ, मनोज, मार, रतिपति हो जाएगा। किनारा हो जाएगा तीर, तट, कूल, बेला, तट, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यंत। केवट हो जाएगा मल्लाह, मांझी, जो नाविक, खेवट, धीवर। केस, बाल, कुंतल, कच्छ, अलक, गेसु, शिरोरु। कोयल का हो जाएगा पिक, कोकिला, श्यामा, मदन, सलाका, कल, घोष। कावा का हो जाएगा काक, काग, काक भी होता है, काग भी होता है, वायस भी होता है, पिशुन भी होता है। कुत्ता का हो जाएगा सारमेय, मेय, शोनाह, शोनाह, शुनुक, स्वान, कुक्कुर। केला का हो जाएगा कदली, भानुफल, काष्ठिला, रंभा। कुत्सित, नीच, अधम, निकृष्ट, कटु, कर्कश, रुच, कठोर। कबूतर हो जाएगा कपूत, परिवा, परावत, रक्तलोचन। कमल का हो जाएगा अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अंबुज, पुंडरीक, जलजात। कछुआ का हो जाएगा कुर्म, कमठ, कच्छप, किशोर, तरुण, युवा, युवक, जवान। किसान, हरदर, कृषक, काश्तकार, खेतीजीवी। कुमुदनी, जो है नलिनी, कैरव, इंद्र, इंदु, कमल, चंद्रप्रिया। अगला है कृष्णा की बात करें तो इसका हो जाएगा वासुदेव, ऋषिकेश, नंदन, नंदन, गिरिधर, श्याम, कंसारी, वंशीधर, मोहन, माधव, गोविंद, मुरारी, दामोदर, कन्हैया, बनमाली, मुकुंद। कौशल का हो जाएगा योग्यता, हुनर, कला, फन, विद्या, चातुर्य, दक्षता, पटुता, प्रवीणता। कल्पवृक्ष, पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, कल्पद्रुम, सुरतरु, मंदार, कल्पसाल, हरिचंदन। कुबेर का हो जाएगा अलंकेश, यक्ष, राज, धनद, किन्नरेख, धनेश्वर, धन, पाल, राजराज। और अगला है धनरेश, धनाधिप,